Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. Chapter number 12, personality. Introduction, factors affecting personality, theories of personality. First one, psychodynamic theories. Second is trait theories. थर्ड बिहेवियर theories एंड फोर्थ ह्यूमनिस्टिक theories. ये पूरा पार्ट हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं. एक एक थेरी हमने डिस्कस की है और डिटेल में पढ़ा है और ये सारी थेरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. आज लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट और असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं. हमें कैसे पता चलेगा कि इंडिविजुअल की नीड्स क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं और उसके साथ साथ इंडिविजुअल क्या सोचता है. एग्रेसिव पर्सनालिटी है, हैप्पी पर्सनालिटी है या फिर उसकी पर्सनालिटी में कोई इश्यूज़ हैं या फिर सब नॉर्मल है. ठीक है, तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ टेस्ट यूज़ करते हैं जिनको हम मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी या फिर असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी कहते हैं. अब जितनी भी फोर्सेस होती हैं, एयर फोर्स है, नेवी है या फिर आर्म्ड फोर्सेस है और उसके अलावा जब आप हायर लेवल पे एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट की जाती है और यही वो टेस्ट हैं जिनके थ्रू आपकी पर्सनालिटी को मेजर किया जाता है कि आपकी पर्सनालिटी में कौन कौन से ट्रेड्स हैं. अब आपको पता होना चाहिए कि 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं. फर्स्ट नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं जिसको सेल्फ रिपोर्ट भी कहा जाता है और सेकंड टाइप ऑफ टेस्ट जो है वो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं. नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट में इंटरव्यू, रेटिंग, स्केल ऑफ पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज आती हैं, जबकि प्रोजेक्टिव टेस्ट में रोशा टेस्ट और थमेटिक परसेप्शन टेस्ट यानी इसको TAT भी कहा जाता है. तो इंडिविजुअल के बिहेवियर को एवेल्यूएट करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए पर्सनैलिटी असेसमेंट की जाती है. ठीक है, अब अगर एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट है तो वो पर्सनैलिटी असेसमेंट करेगा और ये सर्च करेगा कि ये पर्सन जो है इस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं. ठीक है, अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पर्सनैलिटी असेस करता है तो वो ये चेक करेगा कि एक इंडिविजुअल जो है उसकी पर्सनैलिटी डिस्टर्बिंग तो नहीं है और ये कि वो जब उसको कोई लाइफ में प्रॉब्लम आएगा तो वो उसको कैसे डील करेगा. फर्स्ट पे नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं जिसमें इंटरव्यूइंग, रेटिंग स्केल और पर्सनैलिटी इन्वेंट्री या फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं. सेकंड पे हमारे पास प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं जिसमें रोशा, थमेटिक परसेप्शन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ब्लैकी टेस्ट एंड ड्रॉ अ मैन टेस्ट या फिर हाउस ट्री पर्सन टेस्ट होता है. अब जो नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं ना, इसमें आपने ना कोई चीज़ प्रोजेक्ट नहीं करनी होती है बल्कि आपका इंटरव्यू होता है और आपको स्केल्स दिए जाते हैं. स्केल्स मींस आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें या तो आपने येस और नो में आंसर देना होता है या फिर इस तरह से ऑप्शंस होते हैं लाइक अग्री कि एक स्टेटमेंट दी होती है और आपने बताना होता है कि आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं या फिर आप इस स्टेटमेंट के बारे में न्यूट्रल हैं. ठीक है, तो ये नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं. नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स या टेस्ट में फर्स्ट पे इंटरव्यूइंग है और ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है जो कि पर्सनैलिटी असेसमेंट करता है और आज भी इस मेथड को यूज़ किया जाता है. ठीक है, जब भी आप किसी प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपका इंटरव्यू होता है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं तो पहले आपका रिटन टेस्ट होता है. जब आप रिटन क्लियर कर लेते हो तो फिर आपका इंटरव्यू होता है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इंटरव्यू के ज़रिए इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी असेसमेंट की जाती है. इट्स पर्पज़ इज़ टू गैदर पर्टिनेंट information in face-to-face situation from the individual who is being evaluated. ठीक है, इंडिविजुअल से इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है, फेस टू फेस सिचुएशन होती है. अब 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. एक जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसके पास कितनी स्किल्स हैं और उसके पास कितना एक्सपीरियंस है कि वो इंटरव्यू लेने वाले की पर्सनैलिटी असेसमेंट करता है. ठीक है, और दूसरा वो पर्सन होता है जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है. जब तक वो कोऑपरेट नहीं करता तब तक हम उसका प्रॉपर इंटरव्यू नहीं ले सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई हॉस्पिटल सेटिंग में इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बंदा जो है वो दिमागी तौर पे ठीक नहीं होता. ठीक है, तो जिसकी वजह से इंटरव्यू लेने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए फिर वहाँ पे आप डिफरेंट तरीके से इंटरव्यू लेते हो. तो इसी वजह से इन्होंने कहा है कि जो बंदा इंटरव्यू ले रहा था उसके स्किल्स और एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. जितनी स्किल्स होंगी, जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उतनी ही वो अच्छे तरीके से इंटरव्यू ले सकेगा, उतनी ही ज़्यादा वो पर्सन के बारे में या पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकेगा.
इंटरव्यू इज़ एक्सट्रीमली रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। इंटरव्यू के ज़रिए हम काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, बट इट लैक्स रिगोरियस स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वांटिफिकेशन एंड इज़ डिपेंडेंट अपॉन द इंटरव्यूअर्स पर्सनल स्किल्स, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इंडिविजुअल की अगर स्किल्स ज़्यादा होंगी, जो इंटरव्यू ले रहा है, तभी वो इफ़ेक्टिवली इंटरव्यू कर सकता है। अगर उसके पास स्किल्स नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उसको नहीं पता कि डिफ़िकल्ट पेशेंट को या डिफ़िकल्ट पर्सन को कैसे टैकल करना है, तो वो प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू नहीं ले पाएगा। अब हमारी बुक में इतना ही लिखा है तो हम इतना ही पढ़ेंगे, अदरवाइज़ इंटरव्यू की टाइप्स भी होती हैं। कुछ इंटरव्यू जब हमने पढ़ा था कि फ़ेस टू फ़ेस सिचुएशन होती है, अब टेलीफ़ोन पे भी इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ ड्रॉबैक भी होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, लेकिन अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वो फिर हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रेटिंग स्केल्स है। अब रेटिंग स्केल्स में इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके जो आपका स्केल होता है आपके पास, उस पे रेट किया जाता है कि ये पर्सन किस पॉइंट पे लाई करता है, ठीक है। फिर जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो उस चीज़ को न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट करता है। न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट करने के बाद स्टैटिस्टिकली इसको इंटरप्रेट किया जाता है और फिर उसमें जो है उसके बिहेवियर को फाइंड आउट किया जाता है और फाइनल रिज़ल्ट निकाला जाता है। अब रेटिंग्स को स्केल्स जो हैं उनका स्कोप जो है वो लिमिटेड होता है और अगेन डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर जो है या जो स्किल्स को अप्लाई कर रहा है उसके पास कितनी स्किल्स हैं, ठीक है। जितनी अच्छी स्किल्स होंगी उतना अच्छा ऑब्ज़र्व करेगा, जितना अच्छा ऑब्ज़र्व करेगा उतनी अच्छी जजमेंट होगी, जितनी अच्छी जजमेंट होगी उतना अच्छा स्कोर आएगा। नेक्स्ट पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज़ हैं। पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज़ को ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी कहा जाता है या फिर नॉन प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस होते हैं, आपको अटेम्प्ट करने होते हैं जो कि आपके बिहेवियर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। अब इन टेस्ट को सेल्फ रिपोर्ट भी कहा जाता है और इन टेस्ट में एमएमपीआई आता है, 16 पीएफ आता है और ईपीपीएस आता है, ठीक है। लाइक आपको अगर लाइसेंस वगैरह चाहिए हो ना, तब भी आप पे ये पर्सनैलिटी टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं और अगर आपका स्कोर अच्छा आता है तो फिर तभी आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता, आपको लाइसेंस नहीं प्रोवाइड किया जाता, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को बताता है कि ये अगर वेपन यूज़ करेगा तो किस-किस सिचुएशन में करेगा। अगर उसकी एग्रेसिव पर्सनैलिटी है तो फिर उसको वेपन का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये ज़रा-सी बात पे एग्रेसिव हो जाएगा और लाइसेंस का इस्तेमाल कर लेगा और फिर वो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। फर्स्ट वन एमएमपीआई है। एमएमपीआई को मिनेसोटा मल्टी फेस पर्सनैलिटी इन्वेंटरी भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में इजीली पूछा जा सकता है आपसे और जो आपका इंटरव्यू होता है ना, लाइक किसी जॉब के लिए, तो भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि एमएमपीआई क्या स्टैंड करता है या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट में कौन-कौन से टेस्ट आते हैं, ठीक है। तो एमएमपीआई जो है वो 1940s में डिज़ाइन किया गया था ताकि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डायग्नोज़ किया जा सके और तब से लेकर अब तक ये यूज़ होता आ रहा है। इसको नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों तरह के लोगों पे अप्लाई किया जा सकता है। टाइम के साथ-साथ ना इंशाल्लाह मैं ये सारे टेस्ट आपको डिटेल में भी पढ़ाऊँगी। प्रॉपर हम पढ़ेंगे एमएमपीआई टेस्ट क्या होता है, उसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं या उसकी स्कोरिंग वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, अभी हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इंशाल्लाह सब पढ़ेंगे। टोटल आइटम्स जो हैं वो 567 होते हैं, छोटी-छोटी स्टेटमेंट्स होती हैं और उसमें आपने येस और नो करके आंसर देना होता है, ठीक है। और ये आपके मूड से लेकर फ़िज़िकल प्रॉब्लम से लेकर साइकोलॉजिकल हेल्थ तक सारी इन्फॉर्मेशन, सारी स्टेटमेंट्स इसमें होती हैं और जिसके बारे में आप येस एंड नो में आंसर करते हो। नेक्स्ट वन इज़ सीपीआई, जिसको कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंटरी भी कहा जाता है। सेम मेथड से बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था जैसे एमएमपीआई किया गया था और बहुत से वही आइटम को मेज़र करता है जो एमएमपीआई करता है। लेकिन सीपीआई का फ़ोकस जो है ना वो आइडेंटिफाइंग पीपल्स नॉर्मल ट्रेट्स होता है, ठीक है। जबकि हमने एमएमपीआई में क्या पढ़ा कि ये नॉर्मल एंड अबनॉर्मल दोनों तरह के लोगों पे अप्लाई होता है, जबकि सीपीआई का फ़ोकस क्या है कि ये लोगों के नॉर्मल ट्रेट्स को आइडेंटिफ़ाई करता है, ठीक है। 18 ट्रेट्स को ये मेज़र करता है जैसे डोमिनेंस, सेल्फ कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एफिशिएंटली एंड अचीवमेंट, ठीक है। तो इस तरह के ये आइटम्स को फाइंड आउट करता है।
नेक्स्ट वन इज़ 16 PF, जिसको 16 PF स्टैंड फॉर 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करता है और डिस्कवर किया था रेमंड कैटल ने। क्वेश्चन एयर होते हैं जिसमें 100 आइटम्स होते हैं और येस और नो में रिस्पॉन्ड करना होता है, ठीक है। तो नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट पढ़ें तो इसमें सारे येस और नो और इसी तरह के क्वेश्चंस होते ही हैं, ठीक है। और ये यूज़ किया जाता है हाई स्कूल और कॉलेज काउंसलर्स इसको यूज़ करते हैं ताकि बच्चों की हेल्प आउट कर सकें कि किस तरह से वो पर्सनल और वोकेशनल डिसीजंस करते हैं लाइफ के बारे में। नेक्स्ट वन इज़ EPPS, एडवर्ड्स पर्सनल प्रेफरेंस स्केड्यूल। और CPI की तरह ये नॉर्मल रिस्पॉन्स टेंडेंसीज़ को मेजर करता है और काउंसलिंग सिचुएशन में ये यूज़फुल है। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में रोशा थमेटिक परसेप्शन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ब्लैकी टेस्ट, जामैन टेस्ट और हाउस ट्री पर्सन टेस्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।